प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, पहले हम चैप्टर के बेसिक थ्योरी को पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको आना चाहिए, तभी आप इस प्रश्नावली को कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि सभी लोग डायरेक्ट प्रश्नावली सॉल्व करा देते हैं, थ्योरी कोई भी नहीं समझाते हैं। इसलिए मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। थ्योरी पढ़ाने के बाद हम क्वेश्चंस को कैसे उड़ा देंगे आप सभी को इसमें अच्छे से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग बचपन से मैथ पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा, लेकिन नहीं आता फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको आना चाहिए। जैसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो मैं आपको बताता हूं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसका मतलब होता है अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, यानी एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। एक से छोटी जितनी संख्या है, जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ये सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और एक से बड़ी जितने भी, एक भी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी एक से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद बात आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब उनमें हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद बात आती है दोस्तों पूर्णांक की, कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक में दोस्तों जीरो भी सम्मिलित होता है और धनात्मक की संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। यानी जब हम ऋणात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्याओं और जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो इस सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक कहते हैं। कोई आपसे पूछे -1 क्या है, तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। +2 क्या है, तो ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, 0 क्या है, तो ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो आते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक में जितने निगेटिव नंबर हैं वो सब आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्याएं जो हैं, जो बटे यानी P/Q के रूप में लिखी जा सकें, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2/4, -3/5, 5/-6, -3/-4, ये सभी संख्याएं दोस्तों परिमेय संख्या हैं। लेकिन एक शर्त होती है दोस्तों कि परिमेय संख्या में हर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप 2/0 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। यानी देखिए, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो हर यानी Q का मान जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करें कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जो परिमेय ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिसको हम बटे के रूप में ना लिख सकें दोस्तों, वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। पाई हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें भिन्न क्या होता है। तो जो बटे के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, उसे भिन्न कहेंगे, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे, आप में से कई लोग, कि भाई भिन्न और परिमेय संख्या तो एक ही हो गई, परिमेय संख्या भी बटे के रूप में होती है और भिन्न भी बटे के रूप में होता है। लेकिन शर्त क्या है दोस्तों कि परिमेय संख्या जो है वो ऋणात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकती है, लेकिन भिन्न जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। यानी भिन्न में कभी भी आप निगेटिव साइन नहीं लगा सकते, कभी भी अगर माइनस लगा देंगे तो वो परिमेय संख्या बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे 2/4 ये भी भिन्न है, 3/5 भी भिन्न है, 5/6 भी भिन्न है। अब बात आती है, भैया ये भिन्न है क्या? तो भिन्न है। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस को आप काट सकते हैं, 3/4 आपका एक भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें दोस्तों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो इस संयुक्त रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी को सम्मिलित रूप से दोस्तों हम वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। तो यही आपके चैप्टर का नाम है। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? तो वास्तविक संख्याएं में जनरली हम परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब दो महत्वपूर्ण संख्याएं और हैं, एक है अभाज्य संख्या और एक है भाज्य संख्या।
ये आपके इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा, इसलिए मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे। देखिए कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिसमें केवल एक का भाग चला जाएगा और वो खुद से कट जाएगी, इसके अलावा उसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ कि 5 है दोस्तों, इसमें आप 1 से इसको काट सकते हैं, 1 पंचे 5 पूरा भाग चला जाएगा, और 5 को आप 5 से काट सकते हैं एक बार में। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को काट सके, यानी 5 जो है एक और खुद के अलावा और किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए 5 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 2 देखिए, 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 2 भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 या तो 1 से कटेगा या तो 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ऐसे ही 13 है, ये जितनी भी संख्याएं ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब एक संख्या की बात करें कि क्या 4 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो 4 को आप देखें तो हम 1 से भी 4 को काट सकते हैं, और 4 को हम 2 से भी 2 बार में काट सकते हैं। ठीक है, और 4 को हम 4 से भी एक बार में काट सकते हैं। यानी आप लोग ध्यान से देखें तो भाई ये संख्या जो है 3 संख्याओं से कटने लगी, एक तो 1 से कट रही है, एक 2 से और एक 4 से, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या वही है जो केवल 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो बाकी संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य कहलाएंगी, यानी जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाएं उन्हें हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे अभी मैंने 4 आपको दिखाया, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 4 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है। ठीक है, तो 3 गुणनखंड है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। याद रखिएगा 4 हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 6 भी 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, यानी 6 के 4 गुणनखंड हो गए। 9 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। 12 भी, 14 भी, 16 भी, 20 भी, 18 भी, ऐसे ही अनंत संख्याएं हैं जो भाज्य कहलाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक थ्योरी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम प्रश्नावली पर और एक एक प्रश्न को अच्छे से उड़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे प्रश्नों को किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी के सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सवाल ये कहना चाहता है कि जो संख्याएं दी गई हैं इनको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। अरे सर कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर 12 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 7, जहां पर 2 भी एक अभाज्य संख्या और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब हमने 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ऐसे ही 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, जहां पर 3 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब हमने 15 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ऐसे ही 20 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 5, ठीक है, और गुणे 2, यानी 2 पंचे 10, 10 दूना 20, यानी इसको यहाँ पर 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो सवाल आपको यही कह रहा है कि जो नीचे संख्याएं दी गई हैं इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम पहले सवाल को करते हैं 140 का। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर डाल देते हैं 140। आपको भी एग्जाम में ऐसे निकाल लेना है अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, और इसके बाद आपको इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड में बदलना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए सबसे पहले आपको इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से काटना है। 2 से न कटे तो 3 से काटो, 3 से न कटे 5 से काटो, 5 से न कटे 7 से काटो, 7 से न कटे 11 से काटो, 11 से न कटे 13 से, ऐसे ही फिर 17 से, 17 से न कटे 19 से। सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए 2 से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 है तो 2 का भाग 0 बार जाएगा। ठीक है, तो 70 बार में हमने 140 को काटा। फिर से काटते हैं तो देखिए अब डायरेक्ट आप नहीं काट पाते हैं तो 70 में आप 2 का अलग से भाग दे करके चेक कर लिया करें। ठीक है, तो 35 बार में 2 70 हमारा पूरा कट रहा है, तो 70 में अब 2 का भाग फिर से देंगे तो 35 बार जाएगा। अब 5 का भाग 35 में देंगे तो 7 बार जाएगा। बात करेंगे भैया आप 35 में 2 का भाग क्यों नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि 35 2 से नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, आप भाग दे करके चेक कर लो। 3 से भी 35 नहीं कटेगा, इसलिए मैंने
5 से डायरेक्ट दिया। अब 7 भी केवल 7 से कटेगा, क्यों? क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 7 को 7 से काट दिया। अब इसका मतलब मैं 140 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसी को मुझे लिखना है तो 2 2 है ना, तो 2 के ऊपर 2 घात लगा दो, ऐसे देखिए 2 2 है ना, तो 2 के ऊपर 2 लगा दो, और 5 अकेला है तो 5 लिख दो, और 7 अकेला है तो 7 लिख दो। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल है 156। तो इसको कैसे करेंगे? तो दूसरा नंबर डाल दो 156, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में भी आपको करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 से ट्राई करना है, 2 से ना कटे तो आपको 3 से, 3 से ना कटे तो 5 से, ठीक है। 2 से काटते हैं तो 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गए, 1 आएगा तो ये 16 बन जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 कट गया। अब आप डायरेक्ट नहीं काट पाते हैं तो आप अलग से भाग दे करके लिख लेंगे, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 है, तो 2 त्याई 6। अब 7 के नीचे 6 लगाओ, 7 में से 6 गए 1, तो ये बन जाएगा 18। तो 2 नियम 18, ठीक है। 39 बार में कट गया। अब देखते हैं भाई, तो इसके पीछे 9 एक विषम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। आप भाग दे करके ट्राई कर लो, 2 से नहीं कटेगा। तो इसको मैं 3 से काटूंगा, तो यहाँ पर 3 है तो एक बार जाएगा, 3 एक कम 3, और यहाँ पर 9 है तो 3 3 को 9, ठीक है। अब 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को 13 से ही एक बार में काट दें। इसका मतलब मैं 156 को लिख सकता हूँ दोस्तों कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो 2 2 बार आया है तो 2 के ऊपर 2 घात लगा दो, और 3 गुणे 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 38 25, ठीक है। तो 38 25 का करते हैं, इसको कैसे करेंगे ये भी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों। इसके एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 38 25 इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और इसको भी काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे, है ना, 2 से इसको काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 3 में से 2 गए 1, 2 9 18। 2 से ये नहीं कट पाएगा, मैं पहले ही गलती कर दिया, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, पीछे एक विषम संख्या है। ऐसे ही आपको भी ट्राई कर लेना है। तो 38 25 को अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 3 से काटते हैं, ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 गए 2, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गए 1, 3 पचे 15, ठीक है। फिर से 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 चौको 12, 3 दूना 6, 7 में से 6 गए 1, 3 पचे 15, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं ये 3 से कट पाएगा कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, सभी अंकों को जोड़ लो। जैसे 5 2 7 और 7 4 11, 11 आया, और इसमें 3 का भाग दे लो। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब 3 से ये कट जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो फिर इसको दूसरे संख्या से ट्राई करो। जैसे मैंने शुरू में इसको काटा था, तो आप देखें 5 2 7 और 8 7 15, 3 18, और 18 में हम 3 का भाग दिए, 6 बार में कट गया था। इसका मतलब ये 3 से कट जाता है, ठीक है। तो जो भी संख्याएं 3 से कट जाएंगी ना, उसके अंकों को आप जोड़ के 3 से भाग देंगे तो वो भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब इसके अंकों का योग 11 आ रहा है, ये मतलब 3 से नहीं कटेगा। इसको हम इस बार 5 से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 42 में से 40 जाएंगे, 2 आएगा, 5 पचा 25, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 8 में से 5 गए 3, ये 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 17 से डायरेक्ट काटते हैं, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है ना। तो अब देखिए आप, मैं 38 25 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो आप ध्यान से देखें तो 3 बार 2 बार आया है तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, 5 2 बार आया तो 5 के ऊपर स्क्वायर, और 17 एक बार आया तो 17 लिख दूँ। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 5005 को कैसे काटेंगे। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चौथा नंबर डाल देता हूँ 5005। इसको भी अच्छे से करेंगे दोस्तों, बहुत ही सरल है। पीछे आप देखें एक विषम संख्या है तो तुरंत जान जाएं कि ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा। तो अब 3 से चेक करें कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लिए हम इसके सभी अंकों को जोड़ लें। तो 5 में 0 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो टोटल 10 आएगा, और 10 में 3 से भाग दे लें। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये 3 से कट जाएगी, अगर नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं कटेगी। तो 3 तिक्को 9, शेष फल 1 आ रहा है, इसका मतलब नहीं कटेगी। तो ये 3 से नहीं कट रहा है तो हम इसको 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 एक कम 5, 5 शून्यों की शून्य, 5 शून्यों की शून्य, 5 एक कम 5, 5 से ये कट गया, ठीक है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखें तो 5 का भाग अगर हम फिर से इसमें देते हैं तो 5 दूना 10, 10 में 0 जाएंगे 0, और 1 5 से नहीं कट पाएगा। तो 5 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट पाएगा। तो अब इसको हम 7 से ट्राई करते हैं।
तो 7 एकम 7, तो 10 में से 7 जाएंगे 3 आएगा, ये 30 बन जाएगा। 7 चौको 28, 30 में से 28 जाएंगे 2 आएगा, 21 बन जाएगा। 7 या 21, 143 बार में कट गया। अब इसमें अगर हम फिर से 7 का भाग देते हैं तो ये 7 से नहीं कट पाएगा। आप लोग चेक कर लीजिए, देखिए 143 को अगर 7 से काटते हैं तो 7 दूना 14, उतारा आएगा 3 का, भाग आगे नहीं जा पाएगा, दशमलव में चला जाएगा, यानी 7 से नहीं कट पाएगा। तो अब 11 से ट्राई करते हैं इसको, है ना। तो 143 में 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11, 4 में से 1 जाएंगे 3, उतारा आएगा 3 का, 13 को 33, यानी 11 से ये सीधा सीधा 13 बार में कट रहा है। तो ये काट दिया। अब 13 को 13 से काट दो क्योंकि एक अभाज्य संख्या है ना। तो 5005 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं 7429। 7429 को कैसे काटेंगे, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए 7429 लिखते हैं। 7429 इसको भी मैं आपको बताता हूँ कैसे काटना है। ठीक है, कई बच्चे इसमें अटक जाते हैं, बहुत ही सरल है दोस्तों, है ना। देखिए अब पीछे विषम संख्या है तो आप तो सीधा समझ जाएंगे कि ये 2 से नहीं कटेगा। तो अब बात आती है चेक करें कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ना है और 3 का भाग देना है। अगर कट रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ 3 से कट जाएगी, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। तो 9 2 11 4 15 7 22, ठीक है, 15 7 22, 22 में 3 का भाग दो, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगी। अब 5 का भी भाग अगर देते हो तो 5 से भी ये नहीं कटेगी और 7 से भी नहीं कटेगी। आप भाग दे करके ट्राई कर लो, ठीक है, भाग दे करके आप ट्राई कर लो, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो में बना रहा हूँ तो इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा अगर एक एक संख्या का मैं भाग दे करके ट्राई करूँगा, है ना। इसको आप लगातार भाग करते चले जाएंगे तो ये डायरेक्ट आपको 17 से कटेगी। किससे कटेगी, 17 से। आप डायरेक्ट इसको काटते चले जाएंगे, 5 के बाद 7 से काटो, 11 से काटो, 13 से काटो, फिर आप जब 17 से काटेंगे तो सीधा सीधा कट जाएगी। ठीक है, तो 7429 में हम 17 का भाग दे लेते हैं, कितना आएगा। ठीक है, तो 17 चौको 68, ठीक है, 14 में से 8 गए, 6 बचा, उतारा आया 2 का, 17 तियाँ 51, ठीक है, 2 में से 1 गए, 6 में से 5 गए 1, उतारा आया 9 का, 17 सत्ते 119, ठीक है, तो 17 से कट गया 437 बार में, तो 17 से काटे तो कितना आया 437। ऐसी संख्याओं को आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप भाग देंगे, है ना। इसलिए ऐसी संख्याओं को, इस तरह के सवाल को आप एकदम अच्छे से रट लो इसका, ताकि आप एग्जाम में जैसे ही आए सीधा कर दें, आपको भाग दे करके चेक करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब अगर हम 437 में फिर से 17 का भाग देंगे दोस्तों तो देखिए कटेगा क्या। चलिए ट्राई करते हैं। 437 में फिर से 17 का भाग देंगे तो 17 दूना 34 आएगा और 13 में से 4 गए 9 आएगा, उतारा आएगा 7 का, और 17 पचा 85, 17 पचा 85, ये शेष फल आ गया, नहीं कट रहा है। अब इसमें हम 17 से बड़ी संख्या का भाग देंगे, यानी हम 19 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 19 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 437 में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 19 से भाग देंगे। तो 19 का 19, 19 दूना 38, 13 में से 8 गए 5 आया, उतारा आया 7 का, 19 तियाँ 57। देख सकते हो 23 बार में पूरा कट गया 19 से, ठीक है, 23 बार में। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 से 23 को एक बार में काट दो, यानी 7429 को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमने पहले क्वेश्चन को फिनिश कर लिया है अच्छे से। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए HCF को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मासा, क्या बोलते हैं, मासा, एवं LCM यानी लासा ज्ञात कीजिए। मासा लासा निकालना आपको बचपन से आता होगा, इसलिए इसका बेसिक थ्योरी मैं नहीं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन लगाते समय मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकाला जाता है। मासा एवं लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी ये है दोस्तों कि यदि दो संख्याओं का लासा आपको क्या मिलता है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का लासा जो होता है, लासा और मासा जो होता है दोस्तों, उन दोनों का जब हम गुणा करते हैं ना, दो संख्याओं का जब हम लासा और मासा निकालते हैं तो दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणा जो होता है उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। यानी कि अगर हम एक संख्या A है एक संख्या B है, A और B का हम लासा निकालते हैं और लासा हमको मिलता है C और मासा मिलता है D, तो इसका मतलब ये है कि A और B का गुणा जो है वो C और D के गुणा के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है
कि लासा और मासा का गुणनफल जो है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हरदम की थ्योरी है। इस क्वेश्चन में हमें इसी थ्योरी की जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके लासा और मासा के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 26 और 96, लेकिन यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, क्योंकि आपके किताब में 26 और 91 दिया हुआ है, तो इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, 26 और 91 का हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले मासा निकालते हैं, फिर लासा निकालते हैं, फिर देखते हैं कि 26 और 91 का गुणा करने पर जो मिलता है वो लासा और मासा के गुणा करने पर जो मिलता है उसके बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो पहला काम है 26 और 91 का लासा और मासा निकाला जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 26 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 26 को ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे 13 बार में, और 13 को 13 से एक बार में काट देंगे। ठीक है, और 91 को हम काटेंगे दोस्तों 7 से, क्योंकि इससे पहले कि किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। 7 से 13 बार में कटेगा और 13 से कटेगा एक बार में। यानी कहने का मतलब ये है कि 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 13, और 91 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 13। अब मासा और लासा कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। आप देखें तो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो जो दोनों में है उसकी सबसे छोटी घात आपको लेना है। सबसे छोटी घात का मतलब ये है, आप देखें तो 13 के ऊपर एक घात यहाँ पर भी है और एक घात यहाँ पर भी है, यानी चाहे दोनों में से चाहे जिस 13 को हम ले लें, तो जो दोनों में है दोस्तों उसमें से आपको सबसे छोटी घात लेना है। मासा में हमेशा याद रखना है, तो हम 13 को ले लेते हैं। अब यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मासा में हम केवल उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो दोनों में है, ऐसी संख्याओं को नहीं लेंगे। जैसे आप देखें तो 2 ऊपर वाले में लेकिन नीचे वाले में नहीं है, 7 देखते हैं नीचे वाले में लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है। इसका मतलब 13 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा दोस्तों। और लासा कैसे निकालेंगे, लासा में हम सबको लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसका भी खास रूल है। मासा में ये याद रखना केवल कॉमन वाली संख्याओं को लेंगे, यानी ऐसी संख्याएं जो ऊपर नीचे दोनों में है। जो संख्या अकेले हैं उनको हम नहीं लेंगे, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। और जो कॉमन है उसकी केवल सबसे छोटी घात लेना है। अगर यहाँ पर 13 की जगह 13 की घाते 5 होता तो हम 13 को केवल लेते, ना कि 13 की घाते 5 को। ये बात याद रखिएगा, हमें सबसे छोटी घात ही लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम में क्या करेंगे दोस्तों, पहली बात तो जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात ली जाती है एलसीएम में। याद रखिएगा एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो दोनों में 13 की सेम घात है, चाहे जिसको ले लो, तो मैं 13 को ही ले लेता हूँ। उसके बाद जो बचे हुए हैं ना उनको गुणे में डाल दो, 2 बचा है 2 को गुणे में डाल दो, 7 को भी गुणे में डाल दो। ठीक है, तो इसको गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 13 गुणे 7 दूना 14। तो गुणा कर लेते हैं, 13 चौको 52 की, 2 हासिल आए 5, 13 कम 13 5 18, 182 हमको मिलता है लासा। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेते हैं, क्योंकि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं है। तो इसको लिखते हैं ऐसे, आपको एग्जाम में हेडिंग डाल देना है जांच। क्या हेडिंग डाल देंगे दोस्तों, जांच, और लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि जांच हमें क्या करने के लिए दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो लिखते हैं बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमने 26 और 91 का लासा निकाला है, लासा मासा, तो 26 और 91 को लिखेंगे। इन 26 और 91 का गुणा जो है वो बराबर आना चाहिए HCF और LCM के। तो HCF का मान 13 है और LCM का मान 182 है, तो दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 26 और 91 का अलग से गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 26 गुणे 91, 1 छक्के 6 1 दुक्के 2, 9 छंग 54 की 4 हासिल आए 5, 9 दूनी 18 5 23, गुणा किए 6 6 3 2, 2366 आया। ठीक है, और इधर हम 182 में गुणा कर लेते हैं 13 का। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 8 24 की 4 हासिल आए 2, 3 1 कम 3 2 5, 1 दुक्के 2, 1 अट्ठे 8, 1 1 कम 1 6, 4 2 6 8 5 13 की 3 हासिल आए 1 2 1 3। ठीक है, 2366 इधर भी आ गया। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष जो है वो RHS यानी राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष के बराबर है, अतः हमारा उत्तर सही है। ठीक है, अतः हमारा उत्तर सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि 510 और 92 का आपको क्या निकालना है दोस्तों, लासा और मासा निकालना है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं भाई। इसको कैसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने 510 और 92। ठीक है, तो 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं और एक तरफ 92 का करते हैं। इसको काटते हैं 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1, 2 पंचे 10, 11 में 10 गए 1, 2 पंचे 10, कट गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 के बाद अभी पीछे विषम संख्या आ गया तो 2 से कटेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। जब पीछे विषम संख्या आ जाए तो 2 से नहीं काटना है। 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 बार जाएगा। 25 में 24 गए 1, ये हो गया 15, 3 पचे 15, कट गया। अब इसको देखते हैं तो ये 8 5 13, 13 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं तो 17 पचा 85, फिर 17 से काटते हैं तो एक बार में कट गया। ऐसे ही आपको इसको काटना है तो 2 चौके 8, 9 में से 8 गए 1, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 से एक बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 23, ऐसे लिख देंगे। अब HCF निकालेंगे तो HCF के लिए मैं बोला हूँ कि पहले कॉमन देखो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में हैं। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो मैं 2 2 बार आए तो 2 की घात 2 लिख सकता हूँ और गुणे में 23 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखें 2 यहाँ पर भी और 2 नीचे वाले में भी है, तो हमें HCF में 2 की सबसे छोटी घात लेना है। यहाँ पर देखें तो 2 के ऊपर 2 घात है और ऊपर वाले में 2 के ऊपर केवल 1 घात है, तो हम छोटी घात ये वाली ले लेंगे, 2 ले लिए। और देखो 2 के अलावा और कोई कॉमन है तो 23 देखें यहाँ पर है, लेकिन ऊपर वाले में 23 नहीं है। इसके अलावा 5 ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में नहीं है, 17 ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में नहीं है। यानी HCF हमारा केवल 2 हो गया। LCM निकालेंगे। LCM के लिए मैं बोला था पहले कॉमन वाले की सबसे बड़ी घात ले लो, तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 की बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लो। उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं उसको गुणे में डाल दो। जैसे 2 की पावर 2 तो हमने ले लिया, तो अब 2 को हमें नहीं देखना है। 3 बचा 3 को ले लो, 5 बचा 5 को ले लो, 17 बचा 17 को ले लो और 23 बचा 23 को ले लो। ठीक है, इतना हमने ले लिया। अब इसको करते हैं 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको करते हैं गुणा, तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, तो 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 17 छक्का 102, 102 आया, 1 जीरो है 1 जीरो लगा दो, गुणे 23। अब हम क्या करते हैं 1020 में 23 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और यही हमारा LCM आएगा गुणा करने के बाद जो आएगा। तो 3 शून्यों की शून्य, 3 दूना 6, 3 शून्यों की शून्य, 3 एकम 3, 2 शून्यों की शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्यों की शून्य, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460 आता है। कितना आता है 23,460। ये हमको LCM मिल गया दोस्तों, और ऊपर हमको HCF मिल गया। ठीक है, अब हम जांच करेंगे दोस्तों। जांच में हमें क्या लिखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 510 और 92 हैं। तो 510 और 92 का गुणनफल जो है ये बराबर होना चाहिए LCM यानी 23,460 और HCF यानी 2 के गुणा के। तो दोनों का गुणा करते हैं, अगर बराबर आ जाए तो हमारा उत्तर सही है। तो 510 में हम क्या करेंगे 92 का गुणा करेंगे। तो चलिए भाई गुणा करते हैं और देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो 510 में गुणा करते हैं 92 का। 2 शून्यों की शून्य, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्यों की शून्य, 9 एक कम 9, 9 पना 45, 0 2 9 6 4, 46,920 आता है। कितना आता है 46,920। और इधर वाला भी कर लेते हैं। 2 शून्यों की शून्य, 2 छंग 12 की 2, हासिल आए 1, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। देख सकते हो 46,920 ये 0 है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। ठीक है, इसको भी करते हैं अच्छे से। तो 336 और 54 का सबसे पहले हम क्या करेंगे लासा और मासा निकालेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड इधर करते हैं और 54 का अभाज्य गुणनखंड इधर करते हैं। 336 को 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 3 में से 2 गए 1, ये 13 हो जाएगा। 2 छंग 12, 13 में से 12 गए 1, ये 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो,
2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काटो, 21 बार में कटेगा। अब 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो 7 बार में, 7 से काटो 1 बार में, ये आ गया। 54 को काटो 2 से 27 बार में कटेगा। 3 से इसको 9 बार में, और 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 1 बार में, ऐसे मैंने काट दिया, ठीक है। यानी 336 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात कितना लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। और 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 54 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 की घात 3, 3 3 बार आए ना तो 3 की घात 3 लिख लेंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं दोस्तों, जितने भी कॉमन है उनकी सबसे छोटी घात लेते हैं। तो 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, यानी 2 और 3 कॉमन है। तो 2 की सबसे छोटी घात 2 अकेला, यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 2 के ऊपर 1 घात है, तो 2 को ले लो, छोटी घात लेना है। उसके बाद 3 भी कॉमन है, तो 3 की छोटी घात कौन सी है, ये वाली, तो 3 को ले लो। तो एचसीएफ हमको कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब बात आती है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, जो कॉमन है उनकी बड़ी घात लेना है और जो बचे उनको गुणे में डाल देना है। तो 2 कॉमन है तो इसकी बड़ी घात 4 है, तो 2 की घात 4 लेते हैं। 3 कॉमन है, 3 की बड़ी घात 3 है, तो 3 की घात 3 लेते हैं। उसके बाद 7 बचता है, तो 7 को यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो एलसीएम का मान निकालना पड़ेगा, 2 की घात 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा, और 3 की घात 3 यानी 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और गुणे में 7 करना है, ठीक है। तो इस गुणा को निपटाना ही पड़ेगा दोस्तों। 7 छंग 42 की 2 हासिल आए 4, 7 एकम 7 4 11, ठीक है। 7 छंग 42 की 2 हासिल आए 4, 7 एकम 7 4 11, 112 गुणे 27, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 112 में हम क्या करते हैं दोस्तों, 27 का गुणा करते हैं, तब हमको जाके एलसीएम मिलेगा, ठीक है। गुणा कर लेते हैं। 7 दूना 14 की 4 हासिल आए 1, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 8 4 12 की 2 हासिल आए 1, 7 दूना 1 10 की 0 हासिल आए 1 2 1 3, 3024 आया हमारा एलसीएम, ठीक है। कितना आया दोस्तों, 3024 हमारा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ हमको कितना मिला है, 6 मिला है। अब हम जांच कर लेते हैं हमारे आंसर की। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल यानी 336 और 54 का गुणा जो है, 336 और 54 का गुणा जो है वो बराबर आना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के, यानी 6 गुणे 3024 के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 336 और 54 का गुणा कर लेते हैं। तो 336 में 54 का गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 की 4 हासिल आए 2, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल आए 1, 4 3 12 1 13, 5 छक्का 30 की 0 हासिल आए 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल आए 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11 की 1 हासिल आए 1, 1 1 2 6 8, 18 144 आ रहा है, ठीक है। तो 18 144 लिखते हैं और इसका गुणा कर लेते हैं। 6 चौको 24 की 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4 हासिल आए 1, 6 शून्य की 0 1, 6 3 18। देख सकते हो दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी निपटा दिया, 336 और 54 को। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी जिस विधि से अभी तक किए हैं सेम वही विधि है। अभाज्य गुणनखंड कोई नई विधि नहीं है, वही विधि है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 3 संख्याओं का हम लासा और मासा कैसे निकालेंगे, याद रखना इसमें हमें जांच नहीं करना है। तो 12 15 और 21 का निकालना है, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड कर लेते हैं और 15 का गुणनखंड कर लेते हैं और 21 का गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटो 6 बार में, 2 से काटो 3 बार में, और 3 से काटो 1 बार में, 3 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 1 बार में, 3 से काटो 7 बार में, 7 से काटो 1 बार में, ठीक है। यानी 12 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 के ऊपर 2 गुणे 3। और 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, और 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 7। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मैं बोला हूँ जो जो कॉमन है, जो जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात ले लो। तो 2 देखते हैं इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, तो 2 को तो छोड़ ही देना है। 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और सब की घात सेम है, तो एक ले लो, कोई भी ले लो। तो 3 की 1 घात हमने ले लिया, और बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। बात आती है एलसीएम कितना होगा, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, इसको निकालने के लिए हमें कॉमन वाले की बड़ी घात लेना है। तो सभी जगह सेम है तो केवल 1 घात ले लो, 3 को ले लिया।
और जो बचे हुए हैं सबको यहाँ पर डाल दो। तो 2 की घात 2 यहाँ पर डाल दो, 5 भी बचा है 5 को डाल दो, 7 भी बचा है 7 को डाल दो। ठीक है, तो 3 गुणे 2 दूना 4 गुणे 5 गुणे 7, तो 3 चौक 12 पंचे 60 गुणे 7, तो एलसीएम का मान हमको मिल जाएगा दोस्तों 7 शून्य के 0 7 छंग 42 420, और एचसीएफ का मान मिल जाएगा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन निपटा दिया। देखते हैं दूसरा है कि 17, 23 और 29 का निकालते हैं लासा और मासा। ठीक है, तो सबसे पहले 17 के गुणनखंड करेंगे। तो 17 तो आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो 17 से ही एक बार में कट जाएगा, 23 से ही एक बार में और 29 से ही एक बार में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों 17 को मैं 17 गुणे 1 लिख सकता हूँ, और 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ 23 गुणे 1 लिख सकता हूँ, और 29 को मैं 29 गुणे 1 लिख सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। बात आती है एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हमें वो संख्या देखना है जो सब में है, कॉमन देखना है। तो इसमें 17 है तो इसमें नहीं है, इसमें 23 है तो इन दोनों में नहीं है, इसमें 29 है तो इन दोनों में नहीं है। देखते हैं एक ही ऐसा है जो तीनों में है, तो एक हमारा मासा हो गया दोस्तों। आती है बात लासा कैसे निकालें। तो लासा आती है कि कॉमन वाले की बड़ी घात ले लो, तो सभी जगह एक घात है तो एक ले लो। उसके बाद जो बचे हुए उन्हें गुणे में डाल दो, तो 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है, तो 17 का एक बार गुणा 17 ही आएगा, और गुणा करना है 23 और 29 का। तो गुणा कर लेते हैं भाई 17, 23 और 29 का। तो 17 तिया 51 की 1 हासिल आए 5, 17 दूना 34 5 39, तो 391 गुणे 29। तो 391 का गुणा 29 में कर लेते हैं। 9 1 कम 9, 9 9 81 की 1 हासिल आए 8, 9 त्रिक 27, 27 8 हो जाएगा 35। 2 1 कम 2, 2 9 18 की 8 हासिल आए 1, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 की 3 हासिल आए 1 7 3 10 11, हमको मिल जाएगा 11 339। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, याद रखिएगा। इस तरीके से एलसीएम हमको 11 339 और एचसीएफ हमको 1 मिल गया, और दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25 का हमें लासा और मासा निकालना है। ठीक है, तो 8 9 और 25 का निकालते हैं। तीसरा ऑप्शन डाल देंगे 8 9 और 25। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटो 4 बार में, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 1 बार में। और 9 का गुणनखंड कर लो, 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 1 बार में। 25 का गुणनखंड कर लो, 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 1 बार में। यानी 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, ऐसे 2 के ऊपर 3 घात। ठीक है, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 के ऊपर 2 घात, 2 बार आया है ना। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 के ऊपर 2 घात। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं मासा कैसे निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बोलता हूँ, जो कॉमन है उसकी छोटी घातें ले लो। तो देखते हैं, तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो इसमें भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। दोस्तों जहाँ पर कोई कॉमन ना दिखे वहाँ पर आप गुणे में 1 लगा लिया करें, ये बात मेरी मान लीजिए। ठीक है, जहाँ पर कोई कॉमन ना दिखे वहाँ पर आप गुणे में 1 लगा लिया करो, तो हमको 1 हमारा एचसीएफ मिल जाएगा। और एलसीएम हमें निकालना है दोस्तों। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, तो 1 को लें या न लें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बात आती है जो बचे हुए उन्हें गुणे में डाल दो। तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, सबका गुणा कर लो। तो 8 गुणे 9 गुणे 25, इसका गुणा कर लेते हैं। तो 25 अट्ठे 200 गुणे 9, तो आ जाएगा हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा 1800। ठीक है, तो एलसीएम 1800 और एचसीएफ आपको मिला है 1। इस तरीके से हमारे ये दोनों आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन निपट चुका है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है। क्वेश्चन को दिमाग लगा के समझिएगा। आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 306 और 657 का मासा जो आपको दिया जा रहा है वो 9 दिया जा रहा है। ठीक है, और लासा आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है कि लासा क्या होगा, 306 और 657 का लासा क्या होगा। तो मैं आपको बताया हूँ कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है, बताया हूँ ना, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, बताया था मैं। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306
और 657 दोनों का गुणा कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, लासा गुणे मासा के। तो लासा तो हमें पता नहीं है तो लासा को हम लासा लिख देते हैं, गुणे मासा निकालना है तो मासा का मान 9 दिया है तो 9 लिख दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लासा हमें निकालना है तो 9 को इधर भेज देते हैं, तो गुणे में है इधर आके बटे में चला जाएगा, तो 306 गुणे 657 के बटे में आ जाएगा 9 और बराबर में मिल जाएगा हमको लासा। देखते हैं कौन सा कटेगा 9 से। ठीक है, तो 9 से इसको काट देते हैं क्योंकि 36 9 से ये कट जाएगा, तो 9 त्रिक 27, 30 में 27 गए 3 9 चौक 36, 34 बार में कट गया। तो एलसीएम का मान हमको मिल रहा है कि 34 में 657 का गुणा कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 657 में क्या करते हैं दोस्तों, 34 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं तो 4 सते 28 की 8 हासिल आए 2, 4 पंचे 20 2 22 की 2 हासिल आए 2, 4 छंग 24 2 26, 3 सते 21 की 1 हासिल आए 2, 3 पचे 15 2 17 की 7 हासिल आए 1, 3 छंग 18 1 19, 8 3 7 6 13 की 3 हासिल आए 1 9 2 11 1 12 की 2 हासिल आए 1 1 1 2, 22 338। तो हमको कितना मिलता है, 22,338। ये हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही हमारे लासा का मान हो जाएगा। इस तरीके से मैंने चौथा क्वेश्चन आपको समझा दिया। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं, तो अगर आपका हौसला डाउन हो रहा है तो जाना नहीं है, रुके रहिएगा, बहुत ही सरल हैं आगे के क्वेश्चन, 2-2 मिनट का वक्त लगेगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या वजह हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को ही कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अभी मैं आपको बताया था। ठीक है, तो बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n जो है, 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। पहले मैं इसका मतलब बताता हूं कि अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है। अंक 0 पर समाप्त होने का मतलब यह है दोस्तों कि n की जगह पर मैं क्या ऐसा रखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से मैं n की जगह पर क्या रखूं, कोई भी प्राकृतिक संख्या n की जगह मैं क्या रखूं जिससे इसका वर्ग कर यानी इसका मान जब निकालें तो लास्ट में 0 मिल जाए। जैसे अगर मैं 6 के ऊपर 1 रखता हूं तो 6 ही मिलेगा, ना कि 0। 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। 6 के ऊपर मैं 2 रखता हूं तब भी 0 नहीं मिल रहा, 36 मिल रहा है। 6 के ऊपर मैं 3 रखता हूं तो 216 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है दोस्तों। 6 के ऊपर आप कोई भी घात रख दो, अंतिम में आपको 6 ही मिलने वाला है, यानी 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। यहीं पर 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूँ दोस्तों 6 की जगह अगर मान लो कोई ऐसी संख्या है 10 की पावर n है, अगर 6 की जगह पर 10 की पावर n दिया होता तो 10 की घात में अगर आप 1 रख दिए ना तो 10 आ गया, यानी ये 0 पर समाप्त हो गया। 10 की घात आप 2 भी रखते तो 100 आता, ये भी 0 पर समाप्त हो जाता। 10 की घात 3 रखते तो भी ये क्या आता दोस्तों, 1000 आता और 0 पर समाप्त हो जाता। तो 0 पर समाप्त होने का मतलब ये है कि n की जगह मैं ऐसी कोई कौन सी वैल्यू रखूं कि ये 0 पर समाप्त हो जाए। तो 0 पर नहीं समाप्त होगा, n की जगह पर आप कुछ भी रख लो। क्यों नहीं समाप्त होगा, इसलिए नहीं समाप्त होगा दोस्तों क्योंकि जब मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो आप देखिएगा 2 और 3 आएगा। क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। 6 को मैं ऐसे काटूंगा तो 2 3 6, 3 1 कम 3, यानी 2 और 3 आ रहा है। और 2 और 3 में बताइए कहीं पर 5 दिख रहा है क्या, 5 नहीं दिख रहा है। जबकि दोस्तों ये अनिवार्य है कि अगर किसी संख्या 6 की पावर n पर दोस्तों आप ऐसी क्या संख्या रखें जिससे 0 पर समाप्त हो जाए। संख्या तभी 0 पर समाप्त होगी दोस्तों जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा, ये बात याद रखिएगा। उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना अति अनिवार्य है। अब इसका मतलब क्या है, 5 होना अनिवार्य है, इसका मतलब क्या है। यहीं पर आप देखें दोस्तों 10 जो है वो 0 पर समाप्त हो रहा है। क्या 10 का आप अभाज्य गुणनखंड करो, 2 पंचे 10, 5 1 5, आ गया ना 5। 5 अगर आ गया दोस्तों तो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही 10 के अलावा बहुत सारी संख्याएं हैं दोस्तों, जैसे 20 हो गया, 20 की पावर आप 2 लिख लो, आपको मिल जाएगा 400, देख सकते हो 0 पर समाप्त हो गया। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अगर आ गया तो वो 0 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया दोस्तों तो वो सदियों तक आप कुछ भी रख लो n का मान, यानी उसकी पावर आप कुछ भी लगा लो, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए जरूरी ये है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड में 5 आए। तो इसको कैसे लिखेंगे, कुल मिला के उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, हमें ये लिखेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें ये लिखेंगे
5वां क्वेश्चन हल। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आए। चलिए मैं इसको लिखता हूँ। देखिए मैंने लिखा कि किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आए। परंतु हम लिखेंगे परंतु यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहा है। देखिए मैंने लिखा परंतु यहाँ पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 5 नहीं आ रहा है। इसलिए लिखेंगे ऐसी, यानी इसलिए n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n जो है शून्य पर समाप्त होगी, है ना। बस ठीक है दोस्तों, इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इतने में ही आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और प्रतिवर्ष आता है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 6वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भैया मैं आपको अभी अभी बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्या होने की मैं शर्त ये बताया था कि संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, यानी वो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। ठीक है, जबकि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल 2 संख्याओं से कटती है, एक से और स्वयं से, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। और भाज्य संख्याएं 3 3 4 4 6 6 संख्याओं से कट जाती हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखते हैं ये कितनी संख्याओं से कट रहा है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो आपको 13 कॉमन ले लेना है। 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणे 11 और 13 का 13 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी प्लस 1 बचेगा। ठीक है, 13 लिख लो, 11 सते 77 और प्लस में 1, तो 13 गुणे 77 1 78। आप देख सकते हैं, और इसमें मैं गुणे 1 भी लगा सकता हूँ। इसका मतलब ये संख्या जो है ये 13 से भी कट रही है, 78 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है, यानी 3 3 गुणनखंड मिल चुके हैं ना। अतः एक भाज्य संख्या है। लिख दीजिए, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ऐसे आप लिखें तो और अच्छा है। और इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इस संख्या के 3 गुणनखंड हैं, जो कि 13 78 और 1 हैं, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको लिख देना है तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब दूसरी संख्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ पर 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 5 को आप तुरंत बाहर निकाल लो। तो 5 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1,
और प्लस में 5 का 5 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कर लेते हैं भाई। तो 7 गुणे 6 चौको 24, 24 तियाँ 72, 72 दूना 144। कितना आ रहा है? 6 चौको 24, 24 तियाँ 72 और 72 दूना कितना होता है? 144 और प्लस में क्या है? 1। ठीक है, तो गुणा करते हैं। 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 की 8, हासिल आए 2, 7 चौक 28 2 30 की 0, हासिल आए 3, 7 एकम 7 3 10, 1008 प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 1009 आएगा, और गुणे में 1 भी हम लगा सकते हैं क्योंकि 1 का किसी संख्या में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको 5 भी गुणनखंड के रूप में मिल रहा है और 1009 भी और 1 भी मिल रहा है, अतः यह एक क्या है? भाज्य संख्या। आप लिख देंगे कि यहाँ पर 5, 1009 और 1 यानी संख्या के 3 गुणनखंड मिल रहे हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी दोस्तों। बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 1 घंटे से लगातार चिल्ला रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ का मतलब ऐसे गोल गोल पथ है। ठीक है, ऐसे गोल गोल पथ है, सर्कुलर है ना, वृत्ताकार पथ है। आगे बोल रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी मान लो सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है तो एक चक्कर उसका कितने मिनट में पूरा हो रहा है दोस्तों? 18 मिनट में पूरा हो रहा है। ठीक है भैया, आगे लिखा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। भाई रवि जो है तेज स्पीड से चल रहा है, मान लो रवि भी यहीं से चलना शुरू करता है तो एक इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में उसको कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 12 मिनट लग रहे हैं रवि को पूरा करने में, और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं। तो बोल रहा है मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चल करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने टाइम बाद वो फिर से एक स्थान पर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वो दोनों यहाँ से शुरू करेंगे चलना, है ना, तो रवि का तो भाई 12 मिनट में एक चक्कर पूरा हो जाएगा, क्योंकि रवि 12 मिनट में पूरा कर लेता है, और सोनिया जो है उसको पूरा करने में लगेंगे 18 मिनट, है ना। तो बात आती है दोनों एक जगह पर कब मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर दोनों कब मिलेंगे। तो इसको करने के लिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है, हमेशा आपको लासा निकालना है। क्या निकालना? मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि लासा निकालना है? ऐसे इसलिए मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे जनरली ये पूछा जा रहा है कि 18 के आप अभाज्य गुणनखंड गुणज लिखेंगे तो 18, 36, 18 तिक को 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। ठीक है, और 12 के लिखते हैं तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, बरछंग 72, है ना। आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि वो दोनों कब आपस में मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सोनिया के द्वारा लगाए गए चक्कर हैं और ये रवि के द्वारा। रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर पूरा किया तो दूसरा चक्कर उसका 24 मिनट में पूरा होगा, तीसरा चक्कर उसका 36 मिनट में पूरा होगा। और वहीं पे सोनिया क्या करेगी, एक चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर उसका 36 मिनट में पूरा होगा। तो जब रवि के 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे तब सोनिया के 2 चक्कर पूरे होंगे। ध्यान रखिएगा, जब रवि के 3 चक्कर पूरे होंगे तब सोनिया के 2 चक्कर पूरे होंगे, यानी कि दोनों 36 मिनट बाद एक जगह पर फिर से मिल जाएंगे। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36 मिनट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।